नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। बिलासपुर जिले के मस्तूरी विधानसभा के ग्राम कर्रा में संचालित हिंद एनर्जी कोल वाशरी के प्रस्तावित विस्तार का विरोध तेज हो गया है। क्षेत्र के किसान नेता और जनप्रतिनिधि बीपी सिंह ने विस्तार योजना को किसानों, विद्यार्थियों और ग्रामीणों के हितों के खिलाफ बताते हुए अनुमति निरस्त करने की मांग उठाई है। बीपी सिंह ने कहा कि वर्तमान में संचालित कोल वाशरी से ही क्षेत्र में भारी प्रदूषण फैल रहा है। कोल डस्ट के कारण खेती प्रभावित हो रही है, किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और कई गांवों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 6 वर्षों से प्रभावित किसानों को मुआवजा तक नहीं मिला है। वहीं वासरी के करीब स्थित इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का स्वास्थ्य भी खतरे में है। बीपी सिंह ने कहा कि जब तक किसानों को मुआवजा, प्रदूषण नियंत्रण और जन स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं होता, तब तक विस्तार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने सरकार से जनहित में प्रस्तावित विस्तार तत्काल निरस्त करने की मांग की। देखिए, हिंद एनर्जी में विरोध करने का प्रमुख वजह था कि वहाँ से 300 मीटर के दायरे में जेके इंजीनियरिंग कॉलेज और जेके फार्मेसी कॉलेज है, जहाँ पर हजारों बच्चे, हमारे आपके बच्चे वहाँ पर पढ़ाई लिखाई करते हैं और वो लगातार उनके स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और आज से 3 साल पहले केंद्रीय पॉल्यूशन बोर्ड ने एक पत्र जारी किया था कि हिंद एनर्जी के लाइसेंस को तत्काल निरस्त करते हुए उनको स्थानांतरण किया जाए, मगर उस पर आज से 3-4 साल पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अभी उनकी 2 यूनिट है, 2 यूनिट से 5 यूनिट करने के लिए वो उन्होंने जन सुनवाई को रखा हुआ है। हमने दूसरा विरोध ये किया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 24 तारीख को पूरे प्रदेश में ग्राम सभा का आयोजन किया, जिसका समय 11 बजे से है, और उसी दिन जन सुनवाई को रखना कहीं ना कहीं ये सवाल उठाता है कि इस पर जरूर कोई ऐसी बातचीत है जो नहीं होनी चाहिए थी। दूसरा विषय ये था कि एक अकेला 5 पंचायतों में से अगर हम केवल कर्रा पंचायत का लेते हैं तो 150 एकड़ भूमि है जो कृषि वाली है, प्रभावित है, और 6 वर्षों से उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। हमने मांग रखी है कि भाई इसको प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के पहले 6 वर्षों का मुआवजा किसानों को दिया जाए। तीसरा सबसे प्रमुख बात है कि 5 पंचायत की जो प्रभावित भूमि है उसमें जो धान का प्रोडक्शन होता है उसका रंग काला हो जाता है, और क्योंकि छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है और सरकार सर्वाधिक मूल्य में धान की खरीदी करती है, मगर धान का रंग काला होने के कारण धान खरीदी केंद्र से किसानों को रिटर्न वापस कर दिया जाता है। तो इससे किसानों को हर वर्ष करोड़ों लाखों रुपए का नुकसान होता है। किसानों को सामूहिक रूप से देखें तो ये मांग है कि हर वर्ष किसानों को उनका मुआवजा दिया जाए जितना धान काले कलर का होता है, और उस धान को सरकार खरीद नहीं पाती है। अगर ये जो विरोध है इस पर भी सरकार गौर नहीं करती तो क्या आप सड़क पर उतरेंगे? नहीं, बिल्कुल, हम तो वहाँ पे माइक में बोल कर आए हैं और लिखित में हम वहाँ पर देकर आए हैं कि ये जो केंद्रीय पॉल्यूशन बोर्ड के जो पेपर हैं और सारे डॉक्यूमेंट हैं हम प्रधानमंत्री कार्यालय में ईमेल के द्वारा देंगे, और एडिशनल कलेक्टर महोदय के माध्यम से बोला है कि इसको सीरियसली संज्ञान लेके, क्योंकि हजारों बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, और अगर इस पर सुनवाई नहीं होती है तो सड़क का रास्ता, आंदोलन का रास्ता खुला हुआ है, और आने वाले समय में हिंद एनर्जी के खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे और सड़क पर उतर कर उसका विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी रायगढ़ द्वारा 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की विभीषिका को लेकर एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए शशांक शर्मा, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी एवं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त, ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर हुए प्रहार और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 की रात देश में आपातकाल लागू किया गया था, जिसके तत्काल बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित कई संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देश भर में 1 लाख से अधिक लोगों को जेलों में बंद किया गया था, जिनमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी शामिल थे जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। उन्हें 19 से 21 महीनों तक कारावास में रखा गया। शशांक शर्मा ने आरोप लगाया कि आपातकाल के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया। जो किसी संगठन के लिए काम करते थे उनको 19 महीने, 20 महीने, 21 महीने तक के लिए कठोर कारावास की सजा दी। और इतना ही नहीं, आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त कर दी, जीवन जीने की स्वतंत्रता समाप्त कर दी। इस दौरान आपने संविधान में जो मन में आया उस तरह का आपने संशोधन कर दिया। ना आपने संविधान का पालन किया, ना आपने लोकतंत्र की व्यवस्था का सम्मान किया। आपने लोकतंत्र को समाप्त किया, संविधान की हत्या कर दी। और इसीलिए पिछले वर्ष से केंद्र सरकार संविधान हत्या दिवस के रूप में 25 जून को मनाता है, ताकि हम नई पीढ़ी को बता सके कि इस देश की राजनीति में क्या कुछ हुआ है। हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान के इतिहास का एक काला अध्याय है आपातकाल। उसको नई पीढ़ी को अगर हम नहीं बताएंगे तो आने वाले समय जो राजनीतिक दुराचार इस देश में हुआ है उसकी जानकारी नहीं होगी। यही बात हम सबको बताने आपके बीच
आपातकाल का है, ये पेट्रोल डीजल गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इसको अघोषित आपातकाल बोल रही है। देखिए, अगर आप आर्थिक दृष्टि से देखेंगे तो जो मुद्रास्फीति की दर है उससे महंगाई तय होती है। आज भी भारत की मुद्रास्फीति की दर नियंत्रित है। दूसरी बात, अघोषित आपातकाल नाम की कोई व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है। केवल घोषित होता है जो अनुच्छेद 352 के तहत, 356 के तहत घोषित है। कांग्रेस पार्टी ने केवल 15 से 20 वर्षों में 90 से अधिक बार चुनी हुई सरकारों को भंग किया था, 356 लगाया था। इस सरकार के 12 साल में आपको एक भी ऐसी चीज नहीं मिली। संविधान के सारी संस्थाओं को ताकतवर बनाना, संविधान सम्मत लोकतंत्र को मजबूत बनाना, ये काम जो पिछले 12 वर्षों से माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार में हो रहा है, उसके बाद भी जो संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि उनसे प्रश्न किया जाना चाहिए कि कौन संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ काम कर रहा है, और कौन संविधान सम्मत और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा है। बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। चरित्र शंका के चलते एक पति ने अपनी ही पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश की। आधी रात हुई इस खौफनाक वारदात में महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जबकि आरोपी घटना के बाद फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। मामला पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम रेल्हा भट्टा का है। जानकारी के अनुसार 22 जून की देर रात करीब 2:30 बजे आरोपी जनीराम यादव ने अपनी पत्नी मोंगरा बाई यादव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। बताया जा रहा है कि वारदात से पहले आरोपी ने बच्चे को कमरे में दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था ताकि कोई महिला की मदद न कर सके। आग की लपटों से घिरी महिला की नींद खुली तो उसने हिम्मत दिखाते हुए आंगन में रखी रेत पर लेटकर किसी तरह आग बुझाई। उसकी चीख पुकार सुनकर बच्चे भी जाग गए, लेकिन कमरे में बंद होने के कारण बाहर नहीं निकल सके। घटना के बाद परिजनों ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। पचपेड़ी थाना अंतर्गत ग्राम रेल्हा में पति अपने पत्नी के ऊपर चरित्र शंका करते हुए रात में पेट्रोल डालकर उसको जला दिया। सूचना पर तत्काल उसको सिम्स रवाना किया गया था। वर्तमान में उसका इलाज जारी है। मामले में 109 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। घटना के बाद से ही आरोपी पति फरार है, जिसकी पता तलाश किया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने निजी फाइनेंस कंपनियों की मनमानी ब्याज वसूली और विवादित आर्बिट्रेशन प्रक्रिया के खिलाफ एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने एक ही दिन में 129 आर्बिट्रेशन प्रकरणों को शून्य घोषित करते हुए संबंधित याचिकाओं को खारिज कर दिया। बताया जा रहा है कि निजी फाइनेंस कंपनियां अपने ऋण समझौतों में ऐसे नियम और शर्तें शामिल कर रही थी जिनके आधार पर दूरस्थ स्थानों में आर्बिट्रेशन कराकर ग्रामीण और सामान्य उपभोक्ताओं पर दबाव बनाया जाता था। न्यायालय ने इस व्यवस्था को अनुचित मानते हुए कहा कि कंपनी द्वारा तय किया गया क्षेत्राधिकार और प्रारंभिक टर्म्स एंड कंडीशन वैधानिक रूप से स्वीकार नहीं है। प्रधान जिला न्यायाधीश ने अपने फैसले में कंपनी के मनमाने क्षेत्राधिकार को अवैध बताते हुए ऋण अनुबंध की उन प्रारंभिक शर्तों को भी शून्य माना जिनके आधार पर आर्बिट्रेशन की कार्रवाई की जा रही थी। इस फैसले के बाद जिलाधिवक्ता संघ में खुशी का माहौल है। फाइनेंस कंपनी द्वारा की जा रही लीगल टार्चर से जुड़ी हुई है। क्या होता है, जब निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोग वाहन खरीदने जाते हैं तो ये फाइनेंस कंपनियां हायर परचेस एग्रीमेंट के माध्यम से उन्हें लोन उपलब्ध कराती है और वो एग्रीमेंट में 18 से 36% तक ब्याज वसूल करने का दमनकारी शर्तें लागू रहती है। किसी कारणवश लोन की किस्त नहीं पटा पाते तो ये फाइनेंस कंपनियां उनके वाहन को अपने कब्जे में ले लेती हैं और दूसरे राज्यों जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अपने आर्बिट्रेटर नियुक्त कर एक तरफा अवार्ड पारित करा लेती हैं और उस अवार्ड के माध्यम से वसूली की कार्रवाई संचालित करती हैं। ऐसे 129 प्रकरणों में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय जयदीप गर्ग जी ने एक ही दिन 19 जून 2026 को एक ऐतिहासिक निर्णय पारित किया है और पूरे न्यायिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सेशन जज के द्वारा एक ही दिन 129 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश से 129 परिवारों को इन फाइनेंस कंपनियों के जाल से मुक्ति दिलाई है और अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि दूसरे राज्यों से नियुक्त आर्बिट्रेटर द्वारा पारित अवार्ड कानून की दृष्टि में प्रारंभ से ही शून्य है और ऐसे अवार्ड के आधार पर कोई वसूली की कार्यवाही संचालित नहीं की जा सकती। माननीय न्यायालय के इस आदेश से फाइनेंस कंपनियों को स्पष्ट संदेश गया है कि वे कानून की कमियों का फायदा उठाकर निर्दोष नागरिकों
से अवैध वसूली नहीं कर सकती है। ये माइल्ड स्टोन फैसला है। इस प्रकार के फैसला बहुत कम आते हैं। इस कारण माइल्ड स्टोन बोल रहा हूं कि 129 प्रकरण का एक साथ निराकरण 1 तारीख को, और इसमें रिलीफ जो मिला है वो सीधे ऋण लेने वालों को रिलीफ मिला है, जिनसे अवैध वसूली किया जाता था, जिनका वाहन को बिना वैधता के उसको जब्त कर लिया जाता था। ये गरीबों से जो लूटने का, डकैती करने का, बैंक वालों का जो, फाइनेंस बैंक वालों का जो डकैती था, ये बंद हो गया इसमें। और ये इतना मजबूत फैसला है कि मुझे नहीं लगता कि किसी अदालत में परिवर्तित होगा, मुझे नहीं लगता। और हमारे जिला अधिवक्ता संघ के सभी वकील इस फैसले से बहुत खुश हैं। उनमें एक उत्साह देखा गया है, और इससे जिनका आय कम है और वो किसी प्रकार से फाइनेंस के चक्कर में पड़ के गाड़ी घोड़ा ले लेते हैं, उनको बहुत बड़ा राहत मिलेगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि गरीब लोगों को राहत मिलेगा, टूटे हुए आदमियों को सहारा मिलेगा। जांजगीर चांपा जिले में बीजेपी ने 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद में भाजपा द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में बेलतरा के पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता रजनीश सिंह ने बुधवार को जांजगीर स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कार्यक्रमों की जानकारी दी। रजनीश सिंह ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा लगाए गए आपातकाल को देश के लोकतांत्रिक इतिहास का काला अध्याय माना जाता है। उन्होंने बताया कि नई पीढ़ी को उस दौर की घटनाओं और लोकतंत्र पर पड़े प्रभाव से अवगत कराने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाएगी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर हम सब लोग 25 जून आपातकाल के दिन को काला दिवस के रूप में पिछले 51 वर्ष से मनाते आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के द्वारा भी प्रत्येक जिलों में पत्रकार साथियों के साथ इस विषय को लेकर पत्रकार वार्ता रखी गई है। और इसी संदर्भ में आज जांजगीर चांपा जिले का यह पत्रकार वार्ता है। जिस तरह से 25 जून 1975 को देश में रातों रात आपातकाल लगाकर और आंतरिक सुरक्षा को खतरा बता करके, आंतरिक अशांति बता करके आपातकाल लगाया गया, और देश में जिस तरह लोकतंत्र को, न्यायपालिका को, प्रेस को, लोगों के मौलिक अधिकार को रौंदा गया, निश्चित रूप से इस जो घटना है इसकी हम निंदा करते हैं। और पूरे देश में लगातार हम जन जागरण के माध्यम से बताते हैं कि उस समय की सरकार देश के लोगों के साथ कितना अन्याय की, अत्याचार की, ताकि आने वाले इनके जो पीढ़ी है, जो लोगों के बीच घूम घूम करके देश के लोकतंत्र के लिए, न्यायपालिका के लिए, संवैधानिक संस्थाओं के लिए निगेटिव बात करते हैं, नैरेटिव फैलाते हैं, विदेशों में जा करके वो भारत के लोकतंत्र को आजाद कराने की बात करते हैं, देश को तोड़ने वाले टूल किट लोगों का साथ लेते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग भारतीय जनता पार्टी लगातार जन जागरण करते रहेगी। इनकी आपातकाल को हम देश के युवा तक और आप सब लोग के माध्यम से देश के कोने कोने तक ले जाएंगे। रेलवे यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में चल रहे निर्माण कार्य के कारण कुछ मेमू और पैसेंजर ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। निपनिया भाटापाड़ा सेक्शन में रोड अंडरब्रिज निर्माण के लिए जा रहे ट्रैफिक और पावर ब्लॉक के चलते 10 ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि 3 ट्रेनों को शॉर्ट ऑरिजिनेट किया जाएगा। रेलवे प्रशासन के अनुसार निपनिया भाटापाड़ा सेक्शन के बीच स्थित लेवल क्रॉसिंग नंबर 380 पर रोड अंडरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इसी कार्य के तहत रीलिविंग गर्डर डी लॉन्चिंग के लिए 25 और 28 जून को ट्रैफिक सह पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इसके चलते रायपुर बिलासपुर गेवरा रोड, कोरबा और भाटापाड़ा रोड की कई मेमू एवं पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। 25 और 28 जून को गोंदिया झारसुगुड़ा मेमू बिलासपुर से ही चलेगी, जबकि झारसुगुड़ा गोंदिया मेमू बिलासपुर में ही समाप्त होगी। वहीं कोरबा रायपुर पैसेंजर भी बीच मार्ग में समाप्त की जाएगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा के पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है। इस बदलाव का असर रोजाना अप डाउन करने वाले यात्रियों, विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों पर पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ में मितानिन कर्मियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर फिर आवाज उठाई है। प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ ने राज्य सरकार से चुनाव के दौरान किए गए वादों को जल्द पूरा करने की मांग की है। संघ का कहना है कि 2023 विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी के तहत मितानिन प्रशिक्षक, हेल्प डेस्क, फैसिलिटेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के मानदेय में 50% वृद्धि और NHM में संविलियन का वादा किया गया था।
मितानिन संघ ने आरोप लगाया कि इन मांगों को पूरा करने के बजाय कार्यक्रम का संचालन फिर से निजी संस्था को सौंप दिया गया है, जिससे कर्मियों में नाराजगी है। उनका कहना है कि वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं में अहम भूमिका निभाने के बावजूद उन्हें पर्याप्त मानदेय और सुरक्षा नहीं मिल रही। संघ ने सरकार से मांग की है कि जल्द संविलियन और मानदेय वृद्धि लागू की जाए ताकि मितानिन कर्मियों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा मिल सके। हमन के विशेष 3 प्रकार के मांग है। हमार पहला मांग है हमला एनएचएम में संविलियन करे हाँ कह रही से हमार जो क्षतिपूर्ति मिलथे मानदेय ओकर 50% वृद्धि करी हाँ कह रही से और साथ में ठेका प्रकल्प बंद करी हाँ कहे। हमार केवल 3 ही मांग है। हमार 3 मांग ला आज ले पूरा नहीं करे सरकार हा। हमन अगस्त में 1.5 महीना ले हमन हड़ताल करे हन ओह सितंबर में हमला आश्वासन दे रही के 50% मितानिन मन के वृद्धि हो गए करके जो भूपेश सरकार हमला 2200 मानदेय करे मितानिन मन ला बहुला आज ले नहीं चालू करे अभी तक नहीं दिए और हमला ठेका प्रथा में फिर से दे दिए सच एनजीओ ला हमन ओकर साथ काम नहीं करना चाहतन। हम सबके सलाह है हमन ओकर साथ काम नहीं करे। हमारे केवल 3 ही मांग है। हमन अपन मांग कर लेके एक बार नो है कम से कम 4 से 5 बार हो गए। हमारे रायपुर भी में 1 से 1.5 महीना तक धरना प्रदर्शन में रहे जो कि गरीब तत्व के जितना भी महिला साथी मना नहीं हुआ वो सब मितानिन के काम करते। आज स्वास्थ्य विभाग में रीढ़ के हड्डी केवल मितानिन है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड के बनाए के लिए काम करे, चाहे वो टीबी कुष्ठ रोग के लिए काम करे, पूरा मितानिन में अगर काम नहीं करी तो शासन के कोई भी महत्वाकांक्षी योजना सक्सेस नहीं हो पावा। लेकिन आज चंद पैसा के लिए चंद रुपया के लिए हम पैसा दिए जाते वो भी हमारे सही तरीका से पैसा पेमेंट ला हमारे महीना भी नहीं डालते। आज 8 महीना हो गए सही तरीके से पैसा नहीं डाल पाते और आश्वासन बस दिए जाते कि हाँ आप मन संविलियन करे जा है, आप मन बिल्कुल ठेका प्रथा में नहीं रखे जावा, आप मन के जो 50% पैसा वृद्धि है वो का दिए जा है। लबरा सरकार से हम बहुत तंग आ गए। आप मन देखा था उतना पसीना सब बहाते हुए वो समय बारिश में कड़के बारिश में हमारे रायपुर में धरना में रहे। लेकिन आज के डेट में अगर कोई भी महिला के ऊपर हादसा होते तो ओका लिए भी बीमा के प्रावधान नहीं करेंगे। तो हमारे यही मांग है कि हमारे मन के अच्छा से पेमेंट महीना में डाला है, जो संविलियन करी हम बोले रही से ओला कराए और ओकर बाद जो भी महिला सुरक्षा के बात है तो ओकर बीमा देवाए, ओकर पेंशन के योजना बनावाए और अगर हमारे स्वास्थ्य विभाग में हमन भी मान सम्मान नहीं मिल पाए, अगर हॉस्पिटल भी मजाक हवन हमन तो डॉक्टर मन बिल्कुल मितानिन ला एक घृण भावना के नजर से देखते। एकदम बाहर में रहो तुम लोग आ गए हो इस टाइप से उनका से दुर्व्यवहार करे जाते हैं। करिए अगर आप मन के मांग पूरा नहीं हमन के आज हमन चेतावनी रहे आन और ओकर बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल के विचार करबो सब बैठ के और विचार करे के बाद सरकार चेतावत हवन कि हमर बात ला मान जाए और नहीं तो फिर इस सरकार ला बदले के तो प्रयास तो हमर सब महिला मैं इंद्राणी कौशिक मितानिन हरदी कला बिहार से। नीट पेपर लीक और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने देश भर में छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत की है। इसी कड़ी में बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में मध्य प्रदेश के विधायक और कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने केंद्र सरकार और एनटीए पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने 45 दिवसीय छात्रों की गूंज अभियान के तहत बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में जयवर्धन सिंह ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों छात्रों का भरोसा तोड़ा है। कांग्रेस ने कहा कि नीट समेत कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जाए, परीक्षा प्रक्रिया का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए और परीक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को निजी हाथों से हटाकर अधिक जवाबदेह बनाया जाए। जयवर्धन सिंह ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएगी और छात्रों की आवाज को मजबूती से सामने लाएगी। इस दौरान छात्रों के गूंज अभियान का पम्पलेट भी जारी किया गया और छात्रों की शिकायतों व सुझावों के लिए हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर देश भर में आंदोलन और प्रदर्शन किए जाएंगे। फिलहाल कांग्रेस ने इस अभियान को अगले 45 दिनों तक देश भर में चलाने का ऐलान किया है। अब देखना होगा कि पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर उठाई गई मांगों पर सरकार क्या कदम उठाती है। वहीं इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक सरगर्मी भी तेज होती नजर आ रही है। आज से कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर में छात्रों की गूंज का कैंपेन प्रारंभ किया है, जिसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के न्यायधानी नगरी से हुई है। बिलासपुर हमारा वो शहर है जहाँ 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अनेक कोचिंग सेंटर्स हैं और जिस प्रकार से अभी 1 महीने पहले नीट का घोटाला सामने आया, जिस परीक्षा में लगभग 20 लाख छात्रों ने इस उम्मीद के साथ सालों की पढ़ाई
उसके बाद एक परीक्षा दी थी इस उम्मीद के साथ कि जो बच्चा योग्य है वो सफल होगा, उसकी भर्ती MBBS में होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बड़ा मामला पेपर लीक का सामने आया और लगभग 20 लाख युवाओं को मजबूर होना पड़ा पुनः परीक्षा देने के लिए। इसमें ये बात सामने आई है कि भाजपा सरकार के द्वारा आज से लगभग 8 साल या 7 साल पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन हुआ था, जिसमें पिछले 3 साल से एक प्रदीप जोशी जी नाम के व्यक्ति NTA के अध्यक्ष हैं, जिनकी ही अध्यक्षता में 2024 में भी नीट घोटाला हुआ था। जब 2 साल पहले घोटाला हुआ था, आप आश्चर्य करें कि भाजपा सरकार ने उन्हीं को जांच समिति में सदस्य बना दिया, मतलब चोर से ही जांच करवा दी। और इसीलिए वापस 2 साल बाद यही वापस कारनामा हुआ है, जहां पर लगभग 20 लाख छात्रों को मजबूरी में पुनः एग्जाम देना पड़ा। और इसीलिए आज हमने ये मांग करी है कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए है, क्योंकि उनके द्वारा ही पूरी व्यवस्था परीक्षा की, पेपर सेटिंग से लेके पेपर की प्रिंटिंग से लेके ट्रांसपोर्ट से लेके एग्जाम सेंटर तक पूरी व्यवस्था धर्मेंद्र प्रधान जी और भाजपा सरकार ने निजी हाथों में सौंपी है, जिसके माध्यम से ये पूरा घोटाला हुआ है। अब तक पूरा सरकारी परीक्षाओं का मामला सरकारी हाथों में होता था ताकि बात बाहर ना जाए, पेपर लीक ना हो, लेकिन भाजपा ने जानबूझकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया, जिसके और आज भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसके ऊपर कोई भी पार्लियामेंट्री कंट्रोल नहीं है। जो सालों से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने PM केयर फंड को निजी हाथ में कर दिया है, जिसकी अगर किसी को जानकारी चाहिए है कि आखिर कितना पैसा PM केयर फंड में है, किन किन को उससे राहत मिल रही है, वो कोई भी जानकारी सदन में नहीं दी जाती। इसी प्रकार से भाजपा सरकार ने जानबूझकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भी निजी हाथ में कर दिया है, जबकि सरकारी परीक्षा ले रही है NTA। तो हमारी ये भी मांग है कि ये पूरी व्यवस्था सरकारी हाथों में तत्काल ली जाए, ताकि जो दलाल भाजपा के हैं, जो आज पूरा काम कर रहे हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से मालामाल हो रहे हैं, निजी हाथों के में ही पूरी व्यवस्था होने के कारण इनको पैसे मिल रहे हैं, सरकार इनको पैसे दे रही है, लेकिन कोई भी काम निष्पक्ष नहीं हो रहा है। बिलासपुर केंद्रीय जेल में बंदी की हत्या के मामले में जांच तेज हो गई है। जेल की बैरक में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में FSL टीम ने सीन ऑफ क्राइम कर अहम साक्ष्य जुटाए हैं। वहीं घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लापरवाही के आरोप में एक जेल प्रहरी को निलंबित कर दिया गया है। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली और सुरक्षा इंतजामों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 23 जून की सुबह बिलासपुर केंद्रीय जेल की E1 बैरक में उस समय हड़कंप मच गया जब बंदी नीलू जगत की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि तिहरे हत्याकांड के मामले में जेल में बंद राजेश राय ने सीमेंट के स्लैब से हमला कर नीलू जगत की जान ले ली। घटना के बाद पूरे जेल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अनूप तिग्गा, CSP निमितेश सिंह परिहार, सिविल लाइन थाना प्रभारी किशोर केवट और FSL की टीम केंद्रीय जेल पहुंची। अधिकारियों ने जेल अधीक्षक से घटना की जानकारी लेने के बाद E1 बैरक का निरीक्षण किया। FSL टीम ने घटनास्थल का बारीकी से परीक्षण करते हुए सीन ऑफ क्राइम तैयार किया और महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए। जांच के दौरान वारदात में इस्तेमाल किए गए सीमेंट स्लैब के टुकड़े, खून से सने मलबे और अन्य सामग्री को जब्त किया गया। वहीं बैरक और वार्ड में लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली गई। अधिकारियों के मुताबिक फुटेज में पूरी घटना कैद हुई है, जो जांच में अहम सबूत साबित होगी। केंद्रीय जेल में जो वहाँ एक सजायाफ्ता कैदी है, उसने वहीं पे एक दूसरे कैदी को जो सीमेंट की स्लैब थी उससे मार के उसकी हत्या कर दिया था। मामले में थाना सिविल लाइन में हत्या का FIR पंजीबद्ध किया गया है और घटना स्थल से सभी जो साक्ष्य हैं FSL की टीम के द्वारा जब्त की गई है और मामले में जांच किया जा रहा है, आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वो क्या है, सेंट्रल जेल में था लड़का, वहीं उसका वो पत्थर से मारने से मृत्यु हो गया। तो हम लोग वो शिकायत लेके आए थे, माननीय विधायक जी से भी मिले, तो यहाँ फिर वो जेलर साहब भी आश्वासन दिए हैं कि न्याय आपको दिलाएंगे करके, ऐसा बोले हैं। और उसके बाद ये कार्यवाही चल रहा है
पोस्टमार्टम होने के बाद फिर हमको शव को सुपर्द कर दिया जाएगा बोल रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं कि उसके पत्नी को कोई भी शासकीय काम में रखा जाए शासन की ओर से, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका लालन पालन कौन करेगा, और मुआवजा शासन से मिलना चाहिए उसके पत्नी को, ये हमारा मांग है। इधर मृतक नीलू जगत के पिता नारायण सिंह जगत ने बेटे की हत्या पर गहरा दुख जताते हुए दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की है। उन्होंने सरकार से मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी और परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग भी की है, ताकि उसके 2 छोटे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।